ठीक है जी, एक थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं ना, और धीरे चलेंगे। आप लोग मुझे अपना नाम बता दो एंड स्कूल बता दो, ठीक है। पहले स्टार्ट आपसे करते हैं। नमन, स्कूल कौन सा है आपका? हैप्पी, ओके जी। आपका? जित मन्यू, ओके। मानसली, ठीक है, हो गया। आपका? वंश जी टाइटल, ठीक है जी। शाम सर पढ़ा रहे हैं आप टाइटलर में भी? शाम सर, श्याम सुंदर सर अभी है नहीं है? अब नहीं पता। आपका? भव्य, स्कूल कौन सा है? सलमान, ठीक है। जीडी सलमान ना, राजेंद्र नगर में जो है। जीडी नहीं है, जो मेन है सलमान। मेन वो, अच्छा, सलमान पब्लिक स्कूल है, ठीक है जी। आपका? वंशिका बाल भारती स्कूल, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। देखो, मेरा नाम है अकेंद्र दिवाकर। हो सकता है आपको अकेंद्र बोलने में थोड़ा सा टफ लगे, तो आप कहते हैं दिवाकर भी बोल सकते हो मुझे, ठीक है। एंड एक चीज़ है, 10 ईयर प्लस का मेरे को एक्सपीरियंस है टीचिंग का, ठीक है। बच्चे पढ़ा रखे हैं काफ़ी, होम ट्यूशन भी ले रखी है, और वैसे भी बैच में पढ़ा रखा है। एक चीज़ थोड़ा सा आप इंट्रो पे आ जाते हैं फॉर्मली, ठीक है। आप लोगों के नाम मुझे थोड़ी देर में याद होंगे, एक दिन में याद नहीं होंगे, ठीक है। धीरे धीरे याद हो जाएंगे मुझे, है ना। जब मैं आपके फेसेस देखूंगा याद हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। देखो, मेरी क्लास ना, पहली क्लास आपके साथ आज है, और अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट नया है। 11 में भी नया था और 12th में भी नया है, और ये 11 से अलग भी है, 11 से अलग भी है। तो एटलीस्ट मुझे 3 दिन तो देना जज करने के लिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव है, तो मुझे 3 दिन देना मुझे, ठीक है। कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं, ओके। एक चीज़ और, मैं थोड़ा सा जो मेरी बोलने की पेस है थोड़ी सी तेज़ है, आपको लगेगी, फील होगी आपको कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ। तो अगर लगे ना कि समझ में नहीं आया आपको, तो एक बार हाथ रेज कर लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको एक दो बार मैं बोल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बट इनकेस अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया, तो मैं बीच में मौका दूंगा कि कोई डाउट है तब पूछना आप, बीच में इंटरप्ट मत करना, वरना फ्लो टूट जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा इंट्रो पे आ जाते हैं फॉर्मली इस पर कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है। एक पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, 12th की अकाउंट्स के पहले एक बार इंट्रो ले लेते हैं कि इसमें है क्या, ठीक है। कितनी बुक्स हैं आपकी? स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी आपकी? अभी नहीं हुई है, किसी की भी नहीं हुई है अभी? आपकी हो चुकी है, ठीक। अब बाल भारती स्कूल है ना आपका, तो कल से स्टार्ट है। और आपका स्कूल? सलमान, ओके जी, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, 3 बुक आपकी बेसिकली स्कूल के अंदर है। पहली बुक आपकी है पार्टनरशिप, सेकंड बुक है आपकी कंपनी, और थर्ड बुक है आपकी एनालिसिस, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, देखो पहले क्या होता था ना, पहले ना कंपनी और पार्टनरशिप एक ही बुक आती थी। जैसे ये मोटी बुक रखी हुई है ना, यहाँ पर इतनी मोटी बुक है ये, ऑलमोस्ट ये इतनी मोटी बुक आती थी। बच्चे क्या करते थे, आधी करवा लेते थे, पार्टनरशिप अलग करा ली और कंपनी अलग करा ली। अब खैर इन लोगों को समझ में आ गया है पब्लिशर्स को, तो इन्होंने क्या किया है, एक फोन साइड में डाल देता हूँ। इन्होंने क्या किया, पब्लिशर लोगों ने क्या किया, बुक अलग अलग कर दी है, तो हम भी अलग अलग बुक कर रहे हैं, पढ़ते हैं। ये बुक आपकी आएगी 35 मार्क्स की आउट ऑफ 80, ये बुक आपकी आएगी 25 मार्क्स की, और ये बुक आपकी आएगी 20 मार्क्स की, ठीक है। पेपर होगा आपका 80 मार्क्स का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? पर 20 नंबर प्रैक्टिकल भी तो होंगे, तो 20 नंबर प्रैक्टिकल के भी है। अब ये 20 नंबर कहाँ से आएंगे, ये आपके यहाँ से आएंगे। तो आपकी एलसी कितने मार्क्स की है? 40 की है, ठीक है। एंड सबसे प्यारी बुक है। एक होता है ना कि हम कम टाइम लगाते हैं और जल्दी हमें नंबर मिल जाते हैं, ज़्यादा या ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, ये वो वाला हिसाब है इसका। मतलब एक घंटे लगाओ उसके अंदर और अच्छे से 40 नंबर लेके आओ आराम से। अच्छा, 40 आएंगे कैसे बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में भी। इसमें मोटे मोटे आपके 2 चैप्टर मेन है, चैप्टर से बहुत ज़्यादा है, मेन 2 चैप्टर इसके अंदर आपके हैं। पहला है आपका अकाउंटिंग रेशियो, सेकंड है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। आपके 2 चैप्टर्स के अंदर मेन है। होगा क्या, कुछ स्कूल में क्या करते हैं, पहले बुक की खाली करा देंगे। हो सकता है बाल भारती में स्टार्ट यही होगी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सलमान में भी यही स्टार्ट होगी, ठीक है। मानसली का मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि क्या है, ठीक है। जनरली बुक स्टार्ट होगी। रीज़न क्या होता है स्कूल का स्टार्ट कराने का, ये रीज़न ये होता है कि देखो जनरली क्या होता है, अप्रैल तक मतलब की क्लासेस चलती हैं, मई में भी कुछ एक्सटेंड कर जाते हैं 10 दिन 15 दिन, फिर आपकी समर वेकेशन आ जाती है। अब उनको क्या होता है, स्कूल वालों को देना होता है आपको प्रोजेक्ट, फाइल दोगे ना, 20 नंबर की आपके प्रैक्टिकल लगेंगे,
तो फाइल देनी है उनको। तो फाइल की बेसिकली ये होते हैं कि 4 नंबर होते हैं फाइल के। अब फाइल में करोगे क्या, फाइल में बेसिकली 11th क्लास में फाइल अकाउंट बना रखे होंगे, बैलेंस शीट प्रोजेक्ट बना के दिया होगा ना आपने, तो उसी के आगे आपको क्या करना है, रेशो बनानी है आपको, और आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है। तो 1 महीना समर वेकेशन मिलता है, तो स्कूल वालों का मतलब ये मोटिव ये होता है कि हम एक काम करते हैं, पहले बच्चों को पढ़ा देते हैं, फिर बच्चा आराम से बैठ कर अपना प्रोजेक्ट बना लेगा। तो 4 नंबर की फाइल बन जाएगी। ओके, आगे आते हैं 12 नंबर का आपका टेस्ट होगा रिटन। अभी नहीं होगा, फेब में होगा ये, प्रैक्टिकल के टाइम पे, जब आपके बोर्ड की मतलब फेब में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, उस टाइम आपका प्रैक्टिकल चलेगा आपका। तो प्रैक्टिकल चलेगा आपका 12 नंबर का, कितने का चलेगा आपका, 12 नंबर का चलेगा, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कैश फ्लो और रेशियो में आएंगे। कैश फ्लो 4 नंबर का आएगा और रेशियो सॉरी कैश फ्लो 8 नंबर का आएगा, रेशियो 4 नंबर का आएगा, 12 नंबर हो गए, ठीक है जी। अब 4 नंबर कहाँ से आएंगे, 4 नंबर आपका होगा वाइवा, ये होगा आपका वाइवा, ये आपका टेस्ट हो गया, और ये आपकी फाइल हो गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। ये एक प्रोसेस है स्कूल वालों को जनरली जो मैं अब देख रहा हूँ। अच्छा, कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं, उनको मतलब नहीं होता, पार्टनरशिप पहले कराएंगे, ठीक है, आराम से अच्छा खींचते हैं पार्टनरशिप को, छुट्टियाँ बच्चे आराम से एंजॉय करते हैं बच्चे, कोई प्रोजेक्ट का कोई प्रेशर नहीं होता उनके ऊपर। जुलाई में भी पार्टनरशिप कराते हैं, हालांकि स्कूल वालों की स्पीड बहुत तेज़ होती है, वो जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करा देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा 11 के अंदर चैप्टर जल्दी जल्दी हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो पार्टनरशिप जल्दी करा देंगे, फिर कंपनी में आएंगे, फिर एनालिसिस पे आएंगे, फिर लास्ट में जो आपकी विंटर वेकेशन आएंगी 10-12 दिन की, कहेंगे फाइल बनाओ, जल्दी जल्दी फाइल बनाओ, ठीक है। तो ये करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपके स्कूल वाले क्या कह रहे हैं, जैसे ही बोलेंगे वैसे कर लेंगे। मैंने क्या इस बार अप्रोच किया जनरली, मैं क्या करता हूँ, मैं पार्टनरशिप से स्टार्ट करता हूँ, एंड पार्टनरशिप बढ़ाता हूँ कि मैं बोर्ड के लिए पढ़ाता हूँ, क्या बोर्ड के लिए पढ़ो, स्कूल के लिए मत पढ़ो, ठीक है। आप बोर्ड के लिए पढ़ो, स्कूल के लिए मत पढ़ो। तो मैं पार्टनरशिप से मैं स्टार्ट कराता हूँ, एंड पार्टनरशिप के बाद मेरी कंपनी चलती है, कंपनी के बाद एनएससी चलती है, जैसे स्कूल में चलता है हम वैसे फॉलो करते हैं। बट वहाँ से प्रॉब्लम है कि मेरे को ये आती है कि बच्चे ना बात मानते नहीं हैं, बच्चे सोचते हैं कि भैया हमारे 11 में 95 आ गए हैं, और आप क्या कहते हैं पार्टनरशिप करा रहे हो, उस स्कूल में चल रही है एनालिसिस, यूटी वगैरह भी तो होते हैं स्कूल के अंदर, अब यूटी में नंबर नहीं आएंगे जब नहीं करके जाओगे तो। फिर S1 होगा, सेमेस्टर 1 होगा आपका एग्जाम, वो 80 का होगा, अब उसमें जनरली क्या होगा, एनालिसिस कंपनी आएगी, मेजोरिटी पार्ट तो ये आएगा, नंबर नहीं आएंगे, बच्चे तब भी ध्यान देते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है, बच्चों के नंबर आते नहीं है, बच्चे कहते हैं यहाँ पर भी कन्फ्यूज है, बच्चे यहाँ भी कन्फ्यूज हैं, तो थोड़ा क्लैश होता है। तो मैंने अप्रोच इस बार ये लगाई है कि हम देख लेंगे कि कहते हैं आप क्या चाहते हो, डिमांड आप क्या कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग 2 बैच बना लेंगे, पार्टनरशिप का अलग बैच कर लेंगे और इनका अलग कर लेंगे। अभी के लिए जो ट्रायल हमारा चल रहा है, ट्रायल में जैसे आज के लिए अगर मैं बात करूँ वेरी स्पेसिफिक, मैं सोच रहा हूँ कि एनालिसिस कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ। आपके स्कूल में स्टार्ट हो गई है कोई, अभी कोई स्टार्ट नहीं हुई है आपके में स्टार्ट, पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, ठीक है जी। चलो, तो आपके में कोई दिक्कत नहीं, हम एक अलग बैच बना लेंगे आपके लिए, उसकी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। अच्छा, एक चीज़ और, बुक किस ऑर्डर में करनी है, ऑर्डर भी होगा ना बुक का एक। देखो ये बुक पूरी अलग है, या तो उसको स्टार्टिंग में करो या लास्ट में करो, या तो स्टार्टिंग में करो या लास्ट में करो, ठीक है। तो अब इन 2 बुक में क्या है, इन 2 बुक में लिंक है, मतलब यहाँ जो पढ़ लोगे आप, इसकी थ्योरी आपको यहाँ काम आएगी, और यहाँ जो पढ़ लोगे इसकी थ्योरी आपको यहाँ काम आएगी। यहाँ पर से पढ़ोगे शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, रिडम्पशन क्या होता है, इशू क्या होता है, वो सब यहाँ पढ़ोगे आप, ठीक है, इसमें पढ़ लोगे आप। तो इस बुक को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट अगर मान लो ये बुक आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ टाइम लगाओगे आप, यहाँ आप लगाओगे टाइम, ठीक है। तो फिर ये बुक आपकी ईजिली हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। क्लियर, ये मेरा इंट्रो हो गया मेरी तरफ से। कोई डाउट आपका है इंट्रो के अंदर, कोई रिगार्डिंग कैसे चलना है करिकुलम, कुछ कोई डाउट नहीं है उसके रिगार्डिंग, स्टार्ट करें आगे। तो अकाउंटिंग ये क्या हो गया, पेज चेंज हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, आज हम करेंगे अकाउंटिंग रेशो, क्या करेंगे आज, अकाउंटिंग रेशो करने वाले हैं। यहाँ पर हाँ, ये स्लाइडर को पीछे कर दो, ठीक है, इतना कलर ठीक है, ग्रीन, ठीक है जी। हाँ जी, आज करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो। देखो अगर मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ ना, तो रेशियो आज तो नहीं हो पाएगा, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आज नहीं हो पाएंगे। रीजन इज बीइंग दैट कि कहते हैं मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आपको ना, देखो मुझे अभी पता नहीं है कि आप लोगों का लेवल भी क्या रहा है 11 के अंदर, ठीक है, कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और मान लो अगर आपने एग्जाम दी भी होंगे 11 के अंदर, हो सकता है कुछ कुछ याद होगा, कुछ कुछ याद नहीं होगा 11 का।
तो मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा आपको, ठीक है, बिल्कुल जीरो से ऊपर लेके चलूंगा आपको। तो मैं भी थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, आज थ्योरी आज पढ़ाऊंगा इसकी, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का भी है, देखो पीछे एक हुआ असाइनमेंट के लास्ट में, है ना, एक क्वेश्चन लास्ट में दे रखा, तो एक क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे हम। और इसमें बेसिकली बेसिक थ्योरी है, अगर एक थ्योरी में पता होगी ना तो हमें रेशो हमारा बड़े आराम से हो जाएगा, रेशो हमारा क्या हो जाएगा। बट अच्छा नोट्स मत करो, नोट्स में टाइम दूंगा मैं, वो इतना, अच्छा वो नोट करना, पहले नोट करना है आपको, नहीं नहीं मैं तो हेडिंग हाँ बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं समझाता हूँ। अब सुनो ध्यान से, आज मैं एक चीज आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ। आपने 11 में पढ़ा होगा करंट एसेट क्या होते हैं और करंट लायबिलिटी क्या होते हैं, पढ़ा होगा ना आपने ये, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से बताऊंगा कि करंट एसेट है क्या, करंट लायबिलिटी क्या है, थोड़ा 15-20 मिनट इस पर डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी जो हम रेशियो करने वाले हैं, रेशियो में इसका बहुत यूज़ है, एंड प्रोजेक्ट में भी इसका यूज़ होगा, तो ढंग से पढ़ेंगे इसको, ठीक है जी। तो पहले पढ़ लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल, पहले ये पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि डिफाइन ऑपरेटिंग साइकिल या व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल, ये आया है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि उस ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे आपसे पूछेगा कि बताओ करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, मतलब एक एसेट दे देगा आपको या लायबिलिटी दे देगा आपको, कहेगा बताओ करंट है और नॉन करंट है, नॉन करंट लिख देता हूँ, नॉन करंट पढ़ा होगा ना आपने, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल ये सब। अच्छा लेट्स सपोज करो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कैश है, मैं बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करूंगा, मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा कैश से मैं क्या करूंगा, कैश से भाई मैं लूंगा रॉ मटेरियल, मैं लूंगा रॉ मटेरियल लूंगा मैं, ठीक है। अच्छा रॉ मटेरियल से क्या बनेंगे, रॉ मटेरियल से बनेंगे फिनिश गुड्स, क्या बनेंगे, फिनिश गुड्स बनेंगे, और फिनिश गुड्स मेरे से उनको मैं बेचूंगा तो कैश मेरे पास वापस आ जाएगा, अगर कैश पे बेचूंगा तो कैश डायरेक्टली आ जाएगा, अदरवाइज उधार पे बेचूंगा तो डेटर मुझे बाद में कैश दे देंगे, तो अल्टीमेटली कैश तो मेरे पास आ जाएगा, है ना। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल ये होती है कि एक टाइम पीरियड होता है, भाई आपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल बनाए, फिनिश गुड तैयार हुए और फिर कैश आ सामान को बेच के कैश आ गया, तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगेगा ना, इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो जितना इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है, मतलब जो कैश आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कैश कितने टाइम बाद आपके पास आ रहा है लौट के, जो कैश आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, वो कैश कितने टाइम के बाद आपके पास लौट के आ रहा है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा किसी के लिए ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल की होती है, किसी के लिए 2 साल की होती है, किसी के लिए 1 दिन की होती है। अब 1 दिन के जैसे आप बात करें, जो हमारे घर के पास दूध वाले होते हैं जनरली, वो क्या करते हैं, सुबह सुबह दूध लेते हैं, भाई उन्होंने मॉर्निंग में दूध मतलब कैश इन्वेस्ट किया, दूध लिया, दूध को बेच दिया उन्होंने, तो उनका 2-3 घंटे में उनका कैश कन्वर्ट हो जाता है, तो उनकी ऑपरेटिंग साइकिल आर में निकल के आती है। अगर मैं बात करूं जो रियल एस्टेट वाले हो गए, अब सोचो जिनको घर बनाना है, अब घर बनाने में उन्होंने पैसा लगाया, घर बनाया, अब घर बनाने में लगेगा टाइम लगेगा, बिकने में टाइम लगेगा, तो उनकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगी, बड़ी होगी। अब सुनो, ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो तो 12 मंथ की हम मान लेंगे, 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर की हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अब आप बोलोगे मैंने पढ़ाया क्यों ये, क्योंकि मुझे समझाना है कि करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है। अच्छा कोई भी एसेट अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आती है, कोई भी एसेट्स अगर ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम पीरियड के अगर अंदर आ रही है तो वो करंट एसेट है, और ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम पीरियड के बाहर है तो वो क्या है, नॉन करंट है। तो क्या है वो, नॉन करंट। एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं डेटर की, मैं बात कर लेता हूं, डेटर एसेट आपको पता ही है, पढ़ रखा है आपने, डेटर क्या एसेट्स है, ठीक है। तो डेटर आपका एसेट है। अब डेटर आपका एसेट, आप सोचो डेटर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा है, तो कह सकता हूं डेटर मेरा क्या करंट एसेट है, बोल सकता हूं मैं, ये चीज क्लियर है। ओके ऐसे मान लो आपने रॉ मटेरियल लिया है, तो रॉ मटेरियल लेने के लिए आप मान लो उधार पे, तो उधार पे लोगे तो क्रेडिटर से पैसे लोगे। अब क्रेडिट भी देखो ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के अंदर ही आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ क्रेडिटर मेरा क्या करंट लायबिलिटी है, ये मैं बोल सकता हूँ। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। ओके तो अब करंट एसेट या करंट लायबिलिटी मुझे डिफाइन करना हो तो क्या बोलूंगा, करंट एसेट के लिए बोलूंगा कि द एसेट्स विच आर लाई इन बिटवीन ऑपरेटिंग साइकिल आर कॉल्ड करंट एसेट्स। सेम करंट लायबिलिटी हो जाएगी। और जो करंट ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर आती हैं
वो हो जाएंगे नॉन करंट नॉन लायबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट्स के अंदर? अच्छा, हमने 11th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो एसेट 1 साल के अंदर अंदर यूज हो जाती हैं वो करंट एसेट्स हैं। तो वहाँ हमारी अजम्पशन क्या है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है 12 महीने की 1 साल की है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर है वाली। अब जरा अपने इस पे आ जाओ, हैंड आउट पे आ जाओ, इस वाले पेज पे आ जाओ। मैंने आपको ना यहाँ पर करंट एसेट्स लिखी हुई है मैंने, एक बार ये रीड कर लो और एक बार ये रीड कर लो। ठीक है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। पढ़ लिया आपने? दोनों पढ़ लिए? समझ में आ रहे हैं आपको? एक बार मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। देखो, कहता है कि करंट एसेट्स आर द एसेट्स दैट आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब देखो, इसके बारे में ना हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है, इसको हम ना जब हम कैश फ्लो करेंगे तब ध्यान से पढ़ेंगे इसको। अभी ये समझ लो कि कैश या कैश के बराबर जो चीजें हैं, कैश या कैश के बराबर जो चीजें हैं, जैसे जल्दी क्या होता है, चेक कैश के बराबर होता है, वो आपका इसमें आ जाएगा, या बैंक बैलेंस कैश के बराबर होता है तो वो आ जाएगा इसके अंदर। कह रहा है और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। समझ में आ गया? विद इन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आपको समझ में आ गया? ठीक है, और लिखा है कि दे आर शोन, यहां पर ये बोल रहा है कि दे आर शोन, ये हेड सब ये बाद में पढ़ लेंगे कि क्या करना है इसका। ठीक है, इस पे ध्यान रख दूंगा कि कहाँ शो होते हैं कहाँ नहीं शो होते हैं। इसमें देखो सेम है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो लाई कर रहे हैं वो क्या आपकी करंट एसेट्स है। अब इनके एग्जाम्पल में लर्न करने हैं, हमें एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। यहाँ जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए ना ये और एक ये, हमें ये पता होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना आगे करंट एसेट्स के, करंट लायबिलिटी के, करंट एसेट्स के क्वेश्चन करेंगे हम, तो हमें पता होना चाहिए करंट एसेट में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। तो एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो पहले बोला है करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बोला है? करंट इन्वेस्टमेंट। देखो, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तीनों वर्ड एक ही चीज है। तो इसको लिख लो आप कि these two, मतलब these first 2 points are same। नहीं, इसमें ऐसे यहाँ मार्क कर लो ना, नोट्स पे लिख लो, जैसे आप लिख रहे हो ना ऐसे नोट्स पे लिख लो आप। यहाँ ऐसे लिख लो, दिखाओ पेन देना, इसको ऐसे लिख लो कि ये दोनों सेम है। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, सेम है। इनके नाम अलग अलग दे रखे हैं, बस दोनों क्या है, सेम है। मतलब इन्वेस्टमेंट किया हमने, पैसा कहीं हमने इन्वेस्ट किया शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए किया है, तो मतलब जहां भी शॉर्ट टर्म वर्ड आ जाएगा ना, देखो हमेशा रखना। एक चीज आपको बता देता हूँ, ये चीज एप्लीकेबल रहेगी, इकोनॉमिक्स में भी एप्लीकेबल रहेगी। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, बजट पढ़ोगे, आप गवर्नमेंट बजट पढ़ोगे मैक्रो के अंदर, वहां भी रहेगा। एक बड़ा आपका करंट और एक होगा आपका कैपिटल। तो करंट का मतलब बेसिकली होता है शॉर्ट टर्म, और कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है ना कि अमाउंट विच इज इन्वेस्ट इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब ये एक मतलब और भी होता है कैपिटल का। तो जब मैं यहाँ पर एसेट के आगे मैं करंट नॉन करंट लगा रहा हूँ, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सॉरी शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और मैं उसके अगर मैं नॉन करंट लगा दूँ तो मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्लियर है यहाँ तक? कि ऐसे मैं, तो यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है करंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सब एक ही है। बस ये लगेगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपको लगेगा ये सर कैसा कहाँ से नाम आ गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी इसका नाम है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं इसको। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना? और यार ना, ये ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होता है, देखेंगे पढ़ लेंगे, बस इसको लिख लो कि इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, उसमें आएगा ये। अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या रहेगा, इन्वेंट्री कह रहा है। क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री। आपने स्टॉक पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, जो गुड्स आपके बच जाते हैं, स्टॉक हो जाता है, उसी को इन्वेंट्री बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। अब यहाँ लिखा है इन्वेंट्री में लूज टूल्स और जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स है ये हटा देना।
मतलब बेसिकली क्या होता है, कुछ सामान इन्वेंट्री को बनाने में कुछ सामान लगता है, ठीक है, तो वो सब में हटा देंगे हम, ठीक है जी। आगे बोला है ट्रेड रिसीवेबल, क्या बोला है, ट्रेड रिसीवेबल। अब ध्यान सुनो, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, किसी को याद है 11th का कुछ? हाँ बिल से तो सुना था, हमको मिलेंगे। वैसे मैं बताता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल होता है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। अब मेरा क्वेश्चन एक आपसे ये है, डेटर क्या होते हैं और बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? डेटर तो एक पर्सन है जो हमको मनी वो करता है, ओके एंड बिल्स रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि दिस पर्सन और दिस कंपनी ओज मी दिस मच अमाउंट एंड दे हैव टू पे मी बैक। तो दोनों सेम ही तो हो गए, दोनों सेम ही हो गए, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा डेटर पैसे क्यों पे करेगा हमें, कैंसिल करूँ इसको? हाँ जी, डेटर पैसे क्यों पे करेगा हमें? क्योंकि उसने हमसे गुड्स खरीदे। गुड्स लिए हैं उसने, आप क्या कहना चाह रहे थे? गुड्स क्रेडिट पे लिए, बात देखिए, ठीक है आप, चलो ठीक है जी, वेरी गुड। देखो हमेशा ना डेटर होता है जिसने हमसे सामान उधार पे खरीदा है या हमने सामान उसको उधार पे बेचा है। जब बात ओरली होगी, बात क्या होगी, ओरल एग्रीमेंट होगा, ट्रस्ट के बाद चलता है ओरल, तो वो डेटर कहलाएगा। लेट सपोज आपका नाम क्या था, भूल गया यार, चितमन्यु, जितमन्यु। लेट सपोज करो कि जितमन्यु मेरे पास आया, ठीक है, एंड मैंने सामान जितमन्यु को बेच दिया उधार पे, अब उधार पे लेके चला गया, तो मेरे लिए वो क्या है, डेटर है, ठीक है। बट मान लो आप मेरे पास आए, आपका नाम क्या है, वंश, मान लो वंश मेरे पास आया, अब वंश को मैं जानता नहीं हूँ, तो वंश भी कह रहा है कि भैया मुझे उधार पे सामान दे दो, मैंने उधार पे सामान दे दिया उसको, बट मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको एक एग्रीमेंट बना देते हैं, क्या बना लेते हैं, एग्रीमेंट बना देते हैं, एक पेपर निकालते हैं, पेपर पे डेट लिखी होगी, धीरे क्यों चल रही है, क्वांटिटी लिखी होगी उसके ऊपर, अमाउंट लिखा होगा और कब पे करोगे वो डेट लिखी होगी, मतलब एक एग्रीमेंट बन गया। जब बात ओरली होगी तो डेटर है, जब बात रिटर्न में होगी तो बिल्स रिसीवेबल है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। तो यहां हमारे पास क्या कह रहा था, ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल्स रिसीवेबल प्लस सन्ड्री डेटर्स। अच्छा डेटर्स में हम प्रोविजन नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, जब हम करंट एसेट निकालेंगे तो हम प्रोविजन नहीं लेंगे हम, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, आगे इसने क्या बोला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ, कैश है जो कैश के बराबर हो, जैसे कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, चेक, ड्राफ्ट, ये आपके क्या हो गया, कैश के बराबर चीज हो गई। और एक ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, करंट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आगे यहाँ पर लिखा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। क्या हो रहा है ये था सर बोरा बैक लेफ्ट में कॉर्नर नीचे लेफ्ट, ये एरो है ना पीछे लेफ्ट में देखो। हाँ ओके, एक बात कर लेते हैं इस पर कि लोन, एक सुनो, डेटर एंड वेंडर एंड लोन्स एंड एडवांसेस, ये देख लेते हैं। इन तीनों में डिफरेंस पता है आप लोगों को? नहीं पता है ना, तीनों में डिफरेंस नहीं पता, देखते हैं कि क्या करना है। देखो सुनो, इन तीनों से हमें कैश लेना है, इन तीनों से हमें क्या लेना है, कैश हमें लेना है, कैश हमें लेना है, ठीक है। अच्छा वो हमें डेटर से भी कैश लेना है, हमें वेंडर से भी कैश लेना है और हमें लोन से एडवांस से भी कैश लेना है, बट रीज़न अलग है, रीज़न क्या है, अलग है। अच्छा मुझे बताओ डेटर से कैश क्यों लेंगे, आप मुझे बता चुके हो अभी, क्यों लेंगे कैश, हाँ सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये रीज़न है इसका। वेंडर से पैसे क्यों लेंगे, वेंडर क्या होता है, सुनो, अगर आप गुड्स के अलावा कोई भी एसेट अगर आप बेचते हो किसी को उधार पे, गुड्स के अलावा कोई भी एसेट आप वेंडर को मतलब किसी को बेचते हो, तो वो बंदा कौन कहलाएगा, वेंडर कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सोल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट। अच्छा एसेट में क्या होगा, अदर देन गुड्स, गुड्स नहीं होंगे यार ना, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं, जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हमारा बिजनेस है, ठीक है जी। अब बात करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस की, ये क्या होता है, अगर किसी को कैश उधार दे दो ना,
किसी को आप कैश उधार दे दो और उससे अगर उससे दोबारा कैश लेना होगा तो वो लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। जैसे मान लो वंशिका, भव्या और वंशिका, ठीक है, एंड वंश। मान लो कहता है मैंने वंश ने मुझसे सामान उधार पे खरीदा तो वंश मेरे लिए क्या रहेगा? डेटर। मान लो भव्या ने मुझसे कैश ले लिया उधार और कहा कि भैया मैं आपको 5 दिन बाद या 10 दिन बाद पे कर दूंगी, तो भव्या क्या क्या होगा, क्या होगी मतलब डेटर या लोन से एडवांस। मान लो वंशिका है, वंशिका ने कहते हैं मेरे घर में फर्नीचर पड़ा था तो वंशिका को मैंने फर्नीचर बेच दिया अपने घर का। अब बताओ वंशिका मिलने क्या रहेगी, डेटर, लोन से एडवांस या वेंडर? वेंडर। ये क्लियर आएगा तीनों, ठीक है। नोट्स ठीक है। अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ कि गिवन कैश एज लोन, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना? ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में नहीं है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? नहीं, इसको ऐसे नोट करो जैसे मैंने बनाया है, वंश जितमन्य, जितमन्यु है ना, हाँ ऐसे नोट करो जैसे मैंने बनाया है। देखो डेटर और लोन्स एंड एडवांसेस आपका तो इसी बुक में यूज हो जाएगा, आपने देखा भी होगा। वेंडर भी यूज नहीं होगा, वेंडर यूज होगा आपका जब आप कंपनी करोगे, कंपनी में वेंडर पर आएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है जी। हाँ जी, तो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इन्वेंटरी भी हो गया, ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया, कैश एंड इक्विपमेंट भी। अब समझ में आ गया ना कि लोन्स एंड एडवांसेस क्या है ना? मैं बता रहा हूँ 11th क्लास में ना एक बार मैंने टेस्ट लिया, तो एक बच्ची थी काफ़ी समझदार थी, 95 उसके आए थे 11th के अंदर अकाउंट्स के अंदर। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि डिफाइन करंट एसेट एंड गिव 2 एग्जाम्पल। अब उसने क्या किया, उसने लिखा डिफाइन कर दिया करंट एसेट्स को। अब 2 एग्जाम्पल मैंने बोला कि 2 लिखो, तो उसने क्या किया फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसने फर्स्ट तो लिखा लोन्स और सेकंड उसने लिख दिया एडवांसेस, ठीक है। तो ये मत करना, लोन्स एंड एडवांसेस एक पूरी टर्म है, इसका मतलब क्या था कि हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो अपने बाद में क्या करेगा, लौटाएगा हमें, ठीक है। क्लियर है ये? शॉर्ट टर्म तो वो खुद बता रहा है कि वो करंट है, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, करंट होता है। आगे बोला कि अदर करंट एसेट, मतलब इसके अलावा भी कुछ और आ जाएंगे जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा प्रीपेड पता है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस कि मतलब जो हमने पहले पे कर दिए, जैसे फोन का जो रिचार्ज पहले कराते हैं, हाँ पेड इन एडवांस। क्लियर है, बहुत समझदार हो आप लोग, वेरी गुड। अब इस पे आ जाते हैं। देखो लायबिलिटी का दूसरा नाम बोरिंग्स तो होता है, लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है, बोरिंग्स होता है कि आपने कितना पैसा उधार लिया है, अब उसके आगे शॉर्ट टर्म लिखा आ गया तो मतलब करंट लायबिलिटी बन गई ना ये। आगे कह रहा है कि ट्रेड पेएबल, क्या बोल रहा है? अच्छा सुनो, जैसे ना, जैसे हमारे यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल क्या थे, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल थे, ऐसे ही ना ट्रेड पेएबल क्या होगा, ट्रेड पेएबल क्या होगा, हाँ क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल प्लस बिल्स पेएबल, ठीक है। अच्छा सुनो, क्रेडिटर वो कौन है, जिससे हमने सामान उधार पे परचेज किया है। बीपी कौन है, जिससे हमने सामान उधार पे परचेज किया है। फर्क क्या है, ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये ओरली बात चल रही है, इससे रिटर्न में बात चल रही है, ठीक है जी। चलिए वेरी गुड, यही था ना? हाँ जी।
ये भी अब आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है अदर करंट लाइबिलिटीज बोल रहा है, ठीक है जी। यहां देखो अब बोल रहा है अदर करंट लाइबिलिटीज, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या हमें करना है। इसमें बहुत गंदा सा नाम लिखा हुआ है, ये पढ़ना ध्यान से, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये बोल रहा है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा एक चीज याद रखना, लाइबिलिटी बोल लूं मैं या बोरोइंग्स कह लूं या मैं डेट कह लूं, तीनों का मतलब सेम ही होता है ना, लाइबिलिटीज बोरोइंग्स या डेट, तीनों का मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं ना, ठीक है जी। तो अब यहां उसने क्या बोला, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये क्या होता है ये समझते हैं, ये थोड़ा सा खतरनाक है, और अगर ये समझ में भी ना आए ना तो पूछ लेना मुझसे, यहां से आएगा, नाम क्या था उसका, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, CMLD, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, बड़ा खतरनाक चीज है ये। देखो ध्यान से सुनो, डेट वर्ड जो होता है ना, डेट, ठीक है, डेट का जब कुछ लिखा ना हो तो डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब डेट बोरिंग से लाइबिलिटी ही होती है बट जनरली लॉन्ग टर्म होती है। क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि नॉन करंट है। अब सुनो है क्या, जैसे लेट सपोज करो मैंने वंश से कुछ पैसे उधार लिए हैं, तो वंश से मैंने कुछ पैसे उधार ले लिए, लेट सपोज कि मैंने वंश से ले लिए 5 करोड़ रुपए ले लिए, ठीक है, एंड मैंने वंश को बोला कि 5 करोड़ जो है ना ये मैं वंश आपको 2 साल बाद पे करूंगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, हर साल में आपको 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ ऐसे पे करूंगा। तो लेट सपोज करो मैंने आज ले लिए, आज डेट क्या है 18 मार्च 2025, मैं पेमेंट स्टार्ट कब से करूंगा, 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद आ जाते हैं यार, तो 18 मार्च आ गई और 2027 आ गया, ठीक है। अच्छा मैं कितने पे करूंगा, हर साल मुझे 1 करोड़ पे करना है, इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, हर साल मुझे क्या पे करना है, 1 करोड़ पे करना है मुझे, ठीक है। देख लेते हैं 1 करोड़ पे करना है मुझे, तो अब मुझे ये बताओ भाई इस समय मेरी लाइबिलिटी कितनी है, मेरी लाइबिलिटी है 5 करोड़, मेरी लाइबिलिटी मतलब टोटल लाइबिलिटी कितनी है मेरे पास, 5 करोड़ मेरे पास लाइबिलिटी है। पर ध्यान से देखो मुझे अभी पे कितने करने हैं, मुझे इस 5 में से मुझे अभी कितना पे करना है, मुझे 1 करोड़ मुझे पे करना है। ये क्या हो गया, आइडिया कैसे उठेगा ये, चलो मैं थोड़ा सा और कराने की कोशिश करता हूँ समझना। मान लो 5 करोड़ है, 5 करोड़ में से मुझे अभी कितना पे करना है, 1 करोड़ पे करना है मुझे। तो क्या होगा, देखो करंट मैच्योरिटी का मतलब ये होता है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म डेट मेरा कितना है 5 करोड़ है, बट इसमें से मुझे इस साल कितना पे करना है, मुझे 1 करोड़ पे करना है। तो मतलब मेरी करंट मैच्योरिटी कितनी है, 1 करोड़ है, कितनी है मेरी 1 करोड़ है। तो मतलब क्या हुआ, इसमें जो मैं 1 करोड़ में जो अभी मैं जो पे करूंगा, 1 करोड़ जो मैं अभी पे करूंगा वो क्या है, करंट मैच्योरिटी है ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब 1 करोड़ जो मैं पे कर रहा हूँ अभी तो मैं पे कर रहा हूँ, बट अभी 4 करोड़ बाकी हैं, तो ये बता रहा है। तो अब सुनो होता क्या है, 5 करोड़ मेरा क्या था, डेट था, मतलब नॉन करंट था, लेकिन 1 करोड़ तो मुझे अभी पे करना है ना, 1 करोड़ जो मुझे अभी पे करना है वो तो करंट मैच्योरिटी हो गई, तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा। समझ में आया आप लोगों को, ये रिपीट करूं, क्लियर है, थोड़ा सा टफ था ये, क्लियर है ये, ठीक है जी। ये क्या हो गया, इसको ज्यादा आ गया मैं, ये ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग, ये समझ में आया आपको, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, ये समझ में आया, ये अक्रूड लायबिलिटी बेसिकली आउटस्टैंडिंग में आता है आपका, ठीक है ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लियर है आपको, क्या होते हैं ये, अनक्लेम डिविडेंड भी पढ़ लेंगे कि डिविडेंड क्या होता है पता है आपको, देखो अनक्लेम डिविडेंड और कॉल्स इन एडवांस, दो वर्ड लिखे हुए हैं ना, अनक्लेम डिविडेंड एंड कॉल्स इन एडवांस लिखे हुए हैं। ये आपके वर्ड जो आते हैं, आपके वर्ड आते हैं कंपनी से, कहां से आते हैं, अभी इनका इतना यूज है नहीं, पर क्योंकि क्वेश्चन करा रहा हूं और आप थोड़ा सा इसमें आ जाओगे कि क्या होते हैं, मैं समझा देता हूं आपको। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब इसलिए, अच्छा डिविडेंड पता है किसी को, 11th क्लास में पढ़ा होगा बिजनेस के अंदर, पढ़ा ना हमने, क्या होता है डिविडेंड को बताएगा, अर्निंग मिल रही है, कहां से अर्निंग मिल रही है,
सही बता रहे हो, शेयर से मिल रही है, ये भी ठीक है। ओके चलो मैं थोड़ा अच्छा ढंग से बताता हूँ कि क्या होता है। क्या नहीं नहीं बोलो, कुछ बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, हाँ ये होते हैं, ठीक। और शेयर किस में होते हैं नहीं पता, चलो एक काम करते हैं, सुनो मैं चल जाएगा ना, ठीक है जी। देखो मैं ज़्यादा डीप में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं समझाऊंगा नहीं इसको, आगे मैं क्वेश्चन करूंगा तो मुझे आगे डिटेल में करना है। पर क्योंकि अभी आपको ना जब इसको याद करोगे भाई क्या किस में क्या क्या आता है, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अभी कॉल्स इन एडवांस में भी ऊपर ऊपर से बताऊंगा, लेकिन कॉल्स इन एडवांस में बहुत अच्छे से कंपनी में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है ये। तो जरा आते हैं इस पे, डिविडेंड पे आते हैं। देखो आपको पता है कि अगर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की अगर बात करें तो क्या होता है, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जिसे हम सिंगल ओनर बोलते हैं, तो सोल प्रोप्राइटर की बात करें। सेकंड क्या होता है, पार्टनरशिप होती है। एक होती है कंपनी, ये क्या होती है, कंपनी होती है, ठीक है। अच्छा इसकी अकाउंटिंग आप कर चुके हो 11th क्लास के अंदर, इन दो की अकाउंटिंग अब अभी करोगे आप 12th के अंदर करने वाले हो। अब सुनो, इसमें जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो ओनर ले जाएगा, इसमें जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो पार्टनर्स ले जाएंगे। लेकिन कंपनी में जो प्रॉफिट निकल के आएगा, कंपनी में जो प्रॉफिट निकल के आएगा और जो प्रॉफिट ओनर्स लेके जाएंगे, कंपनी के ओनर्स को क्या बोलते हैं भाई, इसके ओनर तो जो कंपनी है वही ओनर है, इसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई फर्क पड़ता नहीं है। पार्टनरशिप के ओनर्स कौन हो गए, पार्टनर्स हो गए। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और जनरली इक्विटी वाले होते हैं, ठीक है। तो अब होता है कि कंपनी का मर्जी है कि या तो इस प्रॉफिट को ओनर्स को दे, शेयर होल्डर को, जो उसके ओनर्स हैं उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर प्रॉफिट ओनर के पास जाता है, प्रॉफिट अगर ओनर के पास जाता है तो उसे डिविडेंड बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं। अब ध्यान से मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपके क्वेश्चन आते हैं असर्शन बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, देखते हैं कि आप फंसोगे नहीं फंसोगे। मैंने क्वेश्चन बोला कि डिविडेंड इज द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, करेक्ट और फॉल्स, फॉल्स है। बाकी रेटिंग सब लोग मतलब से एग्री करते हैं कि फॉल्स है स्टेटमेंट वाली, क्यों फॉल्स है बताओगे आप। हाँ कंपनी ने अर्न किया वो नहीं है, कंपनी उस प्रॉफिट में से कितना दे रही है अपने शेयर होल्डर को वो है। आप ये कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी व्हिच इज गिवन टू शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। समझ में आ गया, उसको पे कर रहे हैं, खत्म। तो यहाँ पर बस ये बोल रहा है कि अनक्लेम डिविडेंड है कि अभी डिविडेंड पे करना बाकी है, ये कहना चाह रहा है। तो मतलब क्या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। आगे बोला कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस सुनो, इतना समझ लो कि शेयर्स बेसिकली जब खरीदते हैं हम लोग, तो शेयर्स खरीद, अगर मान लो कंपनी पैसा एक साथ मांग रही है तो कोई बात नहीं है, तो आप एक साथ पे कर दोगे। जैसे मान लो मैं कंपनी हूँ, ठीक है, आप लोग मेरे मतलब शेयर्स मैंने इशू किए मार्केट में, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो और मुझे पैसा दो, मैं चाहता हूँ। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप एक काम करो, आप ये शेयर ले लो और मुझे सारा पैसा एक साथ दे दो, या मैं बोल सकता हूँ कि पैसे मुझे आप इंस्टॉलमेंट में दो। भाई मान लो मेरे शेयर 100 रुपये का है, 20 अभी पे कर दो, 30 बाद में पे कर दो, 30 बाद में पे कर दो, ऐसे पैसे मैं आपसे मांग रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। मतलब बेसिकली ऐसे समझो, 100 रुपये का शेयर था, मैंने बोला कि 20 मुझे अभी 25 मान लो, 25 अभी पे कर दो, 30 कितने हो गए, 60 और ये 80, 15 आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे इन्हीं इंस्टॉलमेंट को कॉल्स बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉल्स बोलते हैं। अभी मैं इतना समझ लो, डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा जब मैं आपको शेयर कराऊंगा, इन्हीं को कॉल्स बोलते हैं। तो अगर मान लो कोई, जैसे मान लो मैं आपसे अभी ये वाली पैसे, इसके पैसे मांग रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मान लो एक बंदा मुझे ये पैसे पे कर दे, तो मुझे कॉल्स का पैसा एडवांस में पे कर रहा है, तो कॉल का पैसा एडवांस में पे कर देना, मेरे लिए लायबिलिटी आ गई, ये होता है कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है ये, ठीक है जी। एक काम करो, उसको एक बार रीड कर लो उस पूरे को दोबारा, और कोई टर्म अगर समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे पूछ लो।
हाँ करंट में बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी में आएगा और बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में आएगा। ठीक है, बेसिकली है क्या, तो कोई एग्रीमेंट है ये वाला। अब जिसको पैसे मिलेंगे इस एग्रीमेंट के बदले, जिसको पैसे मिलेंगे उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, और जिसको पैसे पे करने होंगे उसके लिए क्या है, ये पेबल है। ठीक है जी, वेरी गुड। ये पढ़ लिया आपने पीछे वाला, मतलब फिर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको ये वाला। अब ध्यान से देखो, ये चीज ना पूरा घर में पढ़ लेना आराम से, इसमें ऐसी कोई चीज नई नहीं है जो मैंने ना पढ़ाई हो आपको, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, अब हम करेंगे करंट रेशियो। क्या करेंगे हम, करंट रेशियो करेंगे। अच्छा सुनो, अब चैप्टर के नाम पे आ जाते हैं ना। चैप्टर का नाम क्या है इस क्वेश्चन, अकाउंटिंग रेशियो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, पहले थ्योरी थी अकाउंटिंग रेशियो, अब कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, रेशियो का मतलब क्या होता है, 7 में 6 में पढ़ा होगा मैथ के अंदर। मैथ अच्छी थी बुरी थी बुरी थी। अभी पैसे स्टैंडर्ड या फिर कहते हैं अप्लाइड? वेरी गुड। आपके पास नहीं है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास नहीं है, आपके पास है स्टैंडर्ड अप्लाइड? वेरी गुड। आपके पास वेरी गुड स्टैंडर्ड, मतलब मैथ्स वाले हैं बच्चे हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स वाले भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, रेशियोज क्या होती है? रेशियो बेसिकली कुछ नहीं है, अगर मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं दो चीज़ों को मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, वो रेशियो बन जाएगी भाई। हाँ, दो चीज़ों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो वंश है, मैंने वंश की हाइट ली, मान लेते हैं वंश की हाइट ये निकल के आ रही है, और मान लो ये मेरी हाइट है छोटी सी। ठीक है, तो हम हाइट क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप कंपेयर करें जनरली, या तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि मान लो वंश की हाइट है, मान लेते हैं 6 फीट। 6 फीट तो होगी नहीं है, ऐसा लिखने कुछ नहीं था। और मान लो मेरी हाइट 5 फीट है मेरी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हाइट की रेशियो निकल के आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/5। ठीक है, अच्छा अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज बन जाती है ना। तो मान लो ये मैंने फ्रैक्शन की पूरा हटा दिया मैंने, वापस कैसे आएगा, नहीं लिखना पड़ेगा, आपने पेज ही क्लियर कर दिया, वो रखना पड़ेगा। ओहो, चलो कोई नहीं। अंडू का बटन है वो दबाओ, हाँ एरो लास्ट में, लास्ट ये रहा। आ गया सही है, थैंक यू यार। अच्छा, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपका 20, और ये हाँ 120 निकल के आ गया। इसको हम परसेंट में बना सकते हैं। तो रेशियो लिखने के 3 तरीके हो गए, 1 2 3। तो जो क्वेश्चन आप रेशियो करोगे तो आप देखोगे कि रेशियो को हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। अच्छा, एक तरीका ये भी है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ तो ये क्या निकल के आएगा, 1.2 टाइम्स निकल के आएगा। ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1 2 3 4 तरीके हो गए एक्सप्रेस करने के। तो रेशियो समझ में आ गया आपको। अच्छा, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? देखो अकाउंटिंग, अब सीखते हैं अकाउंटिंग रेशियो क्या है। अकाउंटिंग रेशियो का मतलब ये हुआ कि आप दो चीज़ कंपेयर करोगे, और जो आपकी दो चीज़ें होंगी, जो आपकी दो आइटम होंगी, वो अकाउंट्स की होंगी। तो अकाउंटिंग रेशियो क्लियर है, कितना इंट्रो काफ़ी है। अब आ जाते हैं अपनी रेशियो में, जो हमारी पहली रेशियो है। हमारी पहली रेशियो है करंट रेशियो। क्या है हमारी? करंट रेशियो। मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ उसका, करंट रेशियो का आपके लिए। करंट रेशियो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना भी यहाँ पढ़ने वाले हो ना आज, देखो मैंने पूरी क्लास लगा दी समझाने में, करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, समझाने में टाइम पूरा लगा दिया। अगर हम इसको समझ लेंगे ना, हमारी आगे की जो रेशियोज हैं वो भी कवर हो जाएंगी इसकी हेल्प से। तो करंट रेशियो बहुत सिंपल था, अब आराम से कर लोगे भाई। रेशियो करनी है मतलब डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करोगे? करंट एसेट्स लोगे और करंट लायबिलिटी लोगे, खत्म। अब मुझे ये बताओ, करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, पता है आप लोगों को? क्या क्या आता है आपको याद है? यार अभी नहीं हुआ होगा तो याद कर लोगे, लिस्ट आपके पास है कि करंट एसेट में क्या रहा, करंट लायबिलिटी में क्या रहा, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो क्लियर? तो यहाँ जो मैंने टाइम इतना लगाया है तो आपको समझाने में वक्त लगा आपको। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन कैसे करना है। तो जरा क्वेश्चन पे आना। ये क्वेश्चन आ गया, मैं यही कर देता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप देखोगे कैसे एग्जाम में, फ्रेम कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन देखो जरा इसकी। करंट रेशियो का पहले लिखोगे फॉर्मूला कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो। ठीक है,
बताऊंगा लाइन छोड़ी क्यों है। अब क्या करना है आपको, क्या क्वेश्चन में करंट एसेट क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्वेश्चन में करंट एसेट गिवन है डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, नहीं है ना गिवन। अच्छा भव्या मुझे लिख के बताओ जरा आप, करंट एसेट तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? हाँ उसके अंदर जो आइटम्स है वो गिवन है, हाँ तो वो हमें करना है। तो सुनो देखते हैं क्या क्या आएगा, बताओ जरा मुझे एक एक करके बताना। वंश आप मुझे एक बताओ, कोई भी मुझे बताओ कि क्या आएगा, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है जी, प्लस लिखूंगा मैं। आप मुझे बताओ जित मन्यू, हाँ ट्रेड रिसीवेबल आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया मैंने, ये पूरा लिखना है, कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। अच्छा आप मुझे बताओ आपका नाम क्या था? नमन। नमन आप यहाँ बताओ कि क्या आएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग आएगा भाई। सुनो सुनो सुनो, पहले बार लिस्ट चेक कर लो, क्या लिस्ट में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है? कोई बात नहीं, होता है यार डाउट, कैसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो करंट एसेट में चेक करो क्या लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा। और दूसरा भी देखो लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे मान लो ये बिल्डिंग हमारी लॉन्ग टर्म चलती है, जनरली कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए चलती है बिल्डिंग, तो ये तो नहीं आएगा, इसे काट देते हैं इसको। नमन कोई दूसरा बताओगे आप? नमन इन्वेंट्री लिस्ट चेक करो, लिस्ट में देखो, लिस्ट में देखो यहाँ पर, इसमें देखो कि क्या है यहाँ पर कहते हैं, कौन कौन सी लिस्ट चेक करो। इन्वेंट्री दे रखा है ना, तो इन्वेंट्री कहाँ है? 80,000 यहाँ पर, हाँ ये इन्वेंट्री, ठीक है ये इन्वेंट्री आ गया मेरे पास, प्लस इन्वेंट्री। और कोई रह गया? भव्या आप बताओ। ट्रेड रिसीवेबल तो हो गए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास ही आ रही, तो प्लस, रुको मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैंने लिख ली, ठीक है, प्लस ये भी हो गया। और वंशिका आप बताओ, एक रह गया आपके नाम का बस, वंशिका एक रह गया बस, देख के बताओ। डिवेंचर इसमें लिखा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा है, ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस लिख देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब कुछ मतलब इनके लिख लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था बताओ जरा मुझे देख के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था देख के बताओ। 50,000 था। ट्रेड रिसीवेबल कितना था? 1,80,000 था। इन्वेंट्री कितना था बताओ? 80,000 था। आगे ये मार्केटेबल सिक्योरिटी कितने हैं? 50,000 है। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? कितना? 40,000। ऐड करो कितना हो गया ये 1 लाख हो गए, ये 260 360 हो गए, और ये 360 और ये 4 लाख हो गया। सर 80 क्या 80,000 कहाँ पर 80? ये हाँ ऐड कर लिया था ये ना, ये 260 हो गया और 1 लाख 360 और 40 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट लायबिलिटी, ठीक है जी, करंट लायबिलिटी पे आ जाते हैं। तो करंट में यहाँ निकाल लूँ, ठीक है। अच्छा बताओ करंट लायबिलिटी, देखो ये तो हमारे हो चुके हैं ना, इसमें हमारा इन्वेंट्री हो चुका है, बस हमें ये यहाँ देखना है हमें बस। तो बताओ, आप बताओ वंश, ओ चितमन्यु, हाँ बताओ चितमन्यु का मतलब क्या होता है? लॉर्ड विष्णु का second लॉर्ड विष्णु का, मतलब मल्टीपल नेम्स होते हैं तो उसमें से एक। अच्छा वो अवतार है उनके, मतलब विष्णु, नहीं, अवतार नहीं, उनको बुलाया। अच्छा ऐसे बोलते हैं उनको, अच्छा जी मैं पहली बार सुन रहा हूँ यार। हाँ जी, Bills payable। बिल्स पेबल आ जाएगा, हाँ जी। ठीक है जी, फुल लगा दिया टिक। एक चीज और सुनो, मैं बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया। सुनो होता क्या ना, जैसे आप यहाँ पर देखो अमाउंट लिखा नहीं है, क्लियर हो रहा है आपके भव्य, यहाँ देखो, यहाँ टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, टेंशन ना लो। यहाँ देखो पता क्या है, जब क्वेश्चन आप करोगे या तो अपने पास स्केल रखो, ऐसे रख लो आप कि ये कैसे निकल के आ रहा है, या नहीं तो आप ऐसे कर लो उसको, इनको कनेक्ट कर लो इनको, ताकि ना नाव के बच्चे क्या करते हैं भाई, बिल्स पेबल लिखा है 80 1 लाख लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाती है वो, तो वो ना हो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, लाइन डाल सकते हो ऐसे। तो भव्य बताओ आप आगे क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल तो मैंने लिख लिया, नेक्स्ट क्या आएगा? सन्डे क्रेडिटर आ जाएगा, ठीक है जी।
ये भी हो गया। अब कौन बताएगा मुझे? नमन आप बताओ अब क्या आएगा? मेरे पास इन्वेंटरी बचा और एक्सपेंस पेबल बचा, सॉरी डिबेंचर और एक्सपेंस पेबल, बताओ क्या आएगा इनमें से? एक्सपेंस पेबल आएगा, एक्सपेंस पेबल, ठीक है। वंशिका आप मुझे बताओ डिबेंचर क्या है? डिबेंचर का क्या करना है? डिबेंचर बचा है ना हमारे पास? लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो। सुनो क्यों, सुनो सुनो कहां सुनो, लॉन्ग टर्म डेट है डिबेंचर, बाद में नजर पढ़ लेंगे, शेयर्स डिबेंचर अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन ना ले कंपनी के अंदर, ठीक है। तो बिल पेबल कितना था बताओ जरा, बिल पेबल कितना है? 20,000 है। संडे क्रेडिट कितना है? 1 लाख दे रखा है 80,000 और 80,000 है, तो 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया ना ये। तो ये आ गया आपका 2 लाख, ठीक है जी। अब सुनो इसको बॉक्स में डालोगे आप, एक आप ये करंट एसेट्स था, मैंने करंट रेशियो लिख दिया, करंट एसेट निकाला ना मैंने यहाँ पर, करंट एसेट्स इक्वल टू, अब मैंने यहाँ एक लाइन छुड़वाई थी ना आपसे, एक लाइन छोड़ना, तो यहाँ आप लिख लेना करंट एसेट कितना था 4 लाख पर अपॉन 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो करंट रेशियो आपकी क्या आ गई, यहाँ लिख लेना करंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1। इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ हमेशा नीचे 1 बनाना होता है, नीचे हमेशा 1 बनाना होता है। और मान लो कि रेशियो निकल गई यार एग्जांपल के लिए, तो क्या लिखोगे आप? क्या करेंगे? नीचे 1 बनाना, नीचे 1 बनाना है, तो डायरेक्टली डिवाइड कर लो, डायरेक्टली क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो 1.5:1। क्लियर है? बस मेरे सबसे इतना ही है, आज इतना करके आया था कि इतना आपको कराऊंगा, ठीक है। घर पे क्वेश्चन ट्राई मत करना अभी इसको जितना अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, आपने देखा होगा कि अभी आपको देखने की जरूरत पड़ रही होगी एक आध में, है ना, तो जितने अच्छे से आप लर्न कर सकते हो, देखना जरा ये जो फ्रंट पेज है कि करंट एसेट में क्या आ रहा है, करंट लायबिलिटी में क्या आ रहा है, जितने अच्छे से लर्न कर सकते हो ये अभी लर्न करो, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन को दोबारा घर पे कर लेना, अभी इस क्वेश्चन को मेरे सामने कर लो, बिना देखे करना, बोर्ड पर मत देखना, ठीक है। अगर लग रहा है समझ में नहीं आ रहा तो देखना, पर बिना देखे करने की कोशिश करना है, लोग करो। अच्छा एक मैं बुक्स के बारे में बता देता हूँ, लास्ट अनाउंसमेंट दे देता हूँ बुक्स के बारे में। आप लोगों ने 11th क्लास में कौन सी बुक फॉलो की है, टीएस या टीके? टीएस फॉलो की है आप लोगों ने, आपने संदीप को फॉलो की थी, टीएस इको में निकल के आ गया होगा, आपने वंश टीएस फॉलो की थी। सुनो हम 12th में क्या करेंगे, 12th में हमारे पास ना 3 बुक है कंपनी के लिए, तो हम कंपनी के लिए पार्टनरशिप के लिए हम यूज करेंगे डीके, और एनालिसिस के लिए अगर आप डीके यूज कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर डीके यूज कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज क्या कहते हैं, इसके लिए हम कहते हैं टीएस यूज कर लेंगे। अगर आपके स्कूल में, मुझे आप बता देना कि क्या करना है, अगर स्कूल में टीएस चल रही है तो मतलब एनालिसिस बुक 2 बुक ले लो, 2 बुक काफी है हमारे लिए। बट अगर स्कूल में मतलब अगर एक बुक परचेज कर सकते हो तो डीके ले लो, डीके बहुत अच्छी बुक है। तो क्या करना है बताओ, एनालिसिस के लिए क्या, इस बुक के लिए क्या फॉलो करें, डीके करें टीएस करें, बताओ क्या तो तीनों ही टीएस मिल गए, क्या स्कूल से तीनों मिली है ना, चलो ये आप अलग से परचेस कर लेना, इसलिए टीएस कर लेंगे, ठीक है जी। चलो ये अपना ये वाला क्वेश्चन करूँगा आप, ये था ना क्वेश्चन ये वाला, अब रिकॉर्डिंग बंद कर दो।